Hi everyone, this is Ritik and I welcome you to my channel once again. चलो शुरुआत करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड एंड लास्ट पार्ट होने वाला है फॉर योर एग्जामिनेशन सीवीटी पीजी कॉमर्स एंड एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल। जो बच्चे इकोनॉमिक्स में भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, तो यू कैन वॉच इट बहुत आराम से, आसानी से। लास्ट सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ऑलमोस्ट 70% मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने कवर किया था फ्रॉम सीवीटी पीजी कॉमर्स एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, है ना। अच्छे से अगर उसको समझ के आप लोग आए हैं, आज वाली क्लास अगर देखेंगे तो और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कुछ फैक्चुअल चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। काफी फैक्चुअल चीजें हैं आज की कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें लर्न काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि तुम्हें ये वाला जो सेशन है थोड़ा सा माइंड में हौच पौच कर दे सिनेरियो, लेकिन यही बोलना चाहूंगा कि हार नहीं मानना, उसको बार बार रिवाइज करना और याद करके रखना एटलीस्ट आपके एग्जामिनेशन तक। वैसे मेरे प्रिंसिपल्स, मेरी वैल्यूज ये बोलती हैं कि हमें क्रैम नहीं करनी चाहिए चीजें, बट वी नीड टू बी स्मार्ट। अगर हम किसी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू बी स्मार्ट। जहां पे क्रैम करने की जरूरत है हम करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। और शुरुआत में करूंगा पहले आपको ना लास्ट क्लास की चीजें दिखाने से। लास्ट क्लास में हमने देखो ISLM किया था, लास्ट में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कवर कर ली थी हमने। कंजम्पशन फंक्शंस किए थे, अलग अलग कंजम्पशन फंक्शन की थ्योरीज करी थी, केन्स की, डूसेनबेरी की, और हमारे पास परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस था। ये सारी चीजें हमने करी थी फ्रॉम एग्जामिनेशन POV। फिर मल्टीप्लाइज किए थे, अलग अलग मल्टीप्लायर इफेक्ट देखे थे, टैक्स मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट बजट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। ये सारी चीजें हमने कवर करी थी, प्लस नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से कवर कर दिया था। आज के सेशन के अंदर शुरुआत करेंगे दो नए टॉपिक से, जिसका नाम है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना। थोड़ा बहुत होगा कि आपके सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन मैं पूरी की पूरी ट्राई करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। पहले लेमन लैंग्वेज से समझते हैं व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एज द नेम सजेस्ट, तुम्हें पता है मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है, एडिशनल, ठीक है। एफिशिएंसी तुम्हें पता है कि जिसका पर यूनिट का आउटपुट बहुत ज्यादा हो, है ना। और कैपिटल बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेट्स से। और अभी के लिए वी आर कंसीडरिंग कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। जैसे हमने पढ़ा था ना नेशनल इनकम के अंदर कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ इन द इकोनॉमी, है ना। तो वही वाला ये कैपिटल है यहाँ पे, बेसिकली रेफरिंग टू इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन अभी लेमन लैंग्वेज से समझ रहे हैं तो ये समझो कि मार्जिनल यानी कि एडिशनल जो बेनिफिट हमें मिलता है बाय इम्प्लीमेंटिंग दी 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल व्हाट वी आर जनरेटिंग, दैट इज योर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये तो था लेमन लैंग्वेज से, लेकिन असल में इसका मीनिंग क्या है जो कीन्स ने प्रोवाइड करवाया था उनके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन पहले लेमन लैंग्वेज से समझाया है, अब थोड़ा टेक्निकलिटी में घुसेंगे। आओ, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक रेट ऑफ डिस्काउंट है। रेट ऑफ डिस्काउंट है, कभी जिंदगी में पढ़ा है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीकॉम में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं है, उसके अंदर कैपिटल बजटिंग एक चैप्टर था, वहां से हल्का फुल्का रिलेट करेगा ये आपका, ठीक है। देखो क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ डिस्काउंट जो इक्वेट करता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स, जो आने वाले समय में हमें रिटर्न मिलने वाले हैं बाय इन्वेस्टिंग दैट एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, या फिर बाय इन्वेस्टिंग 1 यूनिट मोर। तो वो इन्वेस्टमेंट करने से जो हमें फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्टेड मिलने वाले हैं फ्यूचर रिटर्न्स, उसको इक्वेट करेगा, और उसको भी नहीं, उसकी पीवी को, प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करेगा टू इट्स सप्लाई प्राइस, यानी कि दी कॉस्ट ऑफ परचेज। उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को अगर हमने परचेज किया है वो वाली कॉस्ट, उससे इक्वेट करता है फ्यूचर में मिलने वाले रिटर्न्स की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू द प्राइस दैट यू आर करंटली पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कैपिटल एसेट। इजी, ये होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब इसको और अच्छे समझेंगे। देखो यहां पे दो चीज का मैंने यूज किया है, दो वर्ड्स का मैंने यूज किया है यहां पे कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स। इस एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न को हम पता है क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग यील्ड बोलते हैं, ठीक है। यहां पे कहीं पे लिखा भी होगा, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं। नहीं लिखा, कोई टेंशन नहीं है, आप लिख लेना, इट इज इंपॉर्टेंट। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक रेशियो है, इट इज अ रेशियो, इट इज अ
रेशो बिटवीन द prospecting yield and the supply price. इन दोनों के बीच का बेसिकली रेशो है एक। अब सर ये प्रोस्पेक्टिंग यील्ड क्या है? यही तो है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट यू विल बी जनरेटिंग बाय इन्वेस्टिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कैपिटल एसेट, लेट्स से। और यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखोगे आप, इस कैपिटल का बेसिक यहाँ पे मतलब है, या फिर मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मतलब है, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कैपिटल एसेट। आप यहाँ पे कैपिटल एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि मशीनरी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये ध्यान रखना है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप एक और चीज पढ़ने वाले हो जो कि है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं, दे बोथ आर डिफरेंट येट रिलेटेड टू ईच अदर। पढ़ेंगे कैसे? तो दोबारा से पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, नक्की करते हैं इसको। व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल? एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो इक्वेट, या फिर रेट ऑफ रिटर्न बोल लो, या फिर डिस्काउंट बोल लो, डिस्काउंट रेट बोल लो, जो पीवी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स को क्या कर देता है? इक्वेट कर देता है किसके साथ? दी सप्लाई प्राइस के साथ। सप्लाई प्राइस इज द प्राइस या फिर कॉस्ट दैट अ प्रोड्यूसर विल पे टू हैव दैट पर्टिकुलर कैपिटल एसेट। इजी, वो डिस्काउंट रेट है। इजी है। कैपिटल बजटिंग हल्का फुल्का याद आ रहा है, जहां पे क्या सीन होता था कि भाई रिटर्न अगर हमारा ज्यादा आ जाए ना, रिटर्न अगर हमारा ज्यादा हो जाए एक इंटरेस्ट रेट से, यानी कि दिस इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ हैविंग दैट पर्टिकुलर कैपिटल प्रोजेक्ट। ये वो कॉस्ट होती थी और ये रिटर्न होता था। रिटर्न अगर अपना ज्यादा आए या फिर इक्वल टू इंटरेस्ट रेट आए तो अपन उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर लिया करते थे। वही सीन यहाँ पे भी है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या सीन है इसका। इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वाले फॉर्म के अंदर कुछ ऐसे। कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये। देखो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n, ठीक है। पहले साल की निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये पहले साल का आ जाएगा, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ऐसे करते करते n ईयर्स तक का वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू ही तो है, पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू, दूसरे साल की, तीसरे साल की, इन सभी का सम अपन ने कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। तो सभी यानी कि फ्यूचर रिटर्न्स की पीवी को अपन ने इक्वेट कर दिया इसके साथ। इजी है ना। ये होता है हमारे पास MEC। टेक्निकलिटी में भी समझ गए, लेमन लैंग्वेज के POV से भी समझ गए, और अच्छे से कीन्स की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि इन्वेस्टमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है। हमने पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर भी, जब हम ISLM कर्व भी कर रहे थे, कि अगर R कम हो जाता है तो प्रोड्यूसर लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज इनका नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर बोरोइंग कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो वी कैन बोरो मोर, एंड वी कैन, इफ वी बोरो मोर वी इन्वेस्ट मोर, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे भी वही हल्का फुल्का सिनेरियो है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को ले आओ जरा, या फिर एक कैपिटल एसेट को ले आओ, आप इन्वेस्टमेंट उनमें तब करोगे जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करने की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, हम उसे ये बोल देंगे भाई, अगर ये ज्यादा है उसके इंटरेस्ट रेट से, यानी कि दी कॉस्ट से, तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। बराबर है तो हम इनडिफरेंट रहेंगे, छोड़ भी सकते हैं, उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और अगर ये ज्यादा है इंटरेस्ट रेट, विच मीन्स हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, एडिशनल रिटर्न हमें ज्यादा नहीं मिल रहा है वहां पे इन्वेस्ट करके, तो वाई वी शुड इन्वेस्ट, ना ही करेंगे इन्वेस्ट। डन, मजा आया। दिस इज बेसिकली दी MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नाउ इसका जो कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड। कर्व में बच्चे हल्के फुल्के क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कैसे? देखो, ऑन y एक्सिस वी हैव टेकन R यानी कि इंटरेस्ट रेट, एंड ऑन x एक्सिस वी हैव टेकन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, नेगेटिवली स्लोप्ड का मतलब ये है कि MEC, द एडिशनल बेनिफिट दैट यू आर गेनिंग from the investment that you are doing in capital asset will go on मतलब goes on declining, चलती रहेगी, डिक्लाइन होती जाएगी। क्यों डिक्लाइन होती जाएगी? the reason behind here is diminishing returns, diminishing marginal returns। जैसे जैसे let's say वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि if an additional capital हम जोड़ते रहेंगे
विद एवरी यूनिट ऑफ लेबर लेट्स से, तो उससे मिलता हुआ आउटपुट कम होता रहेगा। वही वाला लॉजिक यहां पर भी है। द फर्स्ट रीजन इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग का वो यही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इजी, डन। अभी यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आर कम है। ऑब्वियसली अगर आर कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी ना, तो दिस इज द रीजन ये ऐसा कुछ शो कर रहा है। और एमएसी अपना अलग है, एमएसी फॉल कर रहा है, एमईसी फॉल कर रहा है क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल लगा लो, आपका एक ना छोटा सा शॉप है। देखो हाँ, जैसे ना मैं कभी कभार जब थोड़ा माइंड होच पोच हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे भाई हैं तो मैं और वो लोग कज़न लोग हम चले जाते हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने 11 बजे रात के, 11-12 बजे। तो उसका एक ठेला टाइप है भाई, आजकल बड़ा चल रहा है ना। तो अगर वो ठेला टाइप, ठीक है, वो वैन टाइप, अगर उसके अंदर एक, अभी कुछ नहीं था लेकिन उस भाई ने एक कॉफ़ी मशीन लेकर आ गया, वो कॉफ़ी मशीन लेकर आ गया, ये उसको बहुत ज़्यादा जनरेट करके देगी पैसा, अच्छे से कमा रहा है वो। अब एक और ले आया, ये भी जनरेट करके देगी अच्छा खासा। अब वो 2-3 और ले आया, अरे भाई जगह ही नहीं है तेरे पास तो कैसे तू इसको यूटिलाइज करेगा, और इतनी डिमांड भी नहीं है, तो अकेला बंदा है, यहाँ पे लग रहा है, चल यहाँ पे लग रहा है, इसका कैसे यूटिलाइज करेगा। तो वही सिनेरियो है, एमएसी गोज ऑन डिक्लाइनिंग। गेटिंग माई पॉइंट? डन। तो या तो अपना पूरा वो ठेला ही बड़ा कर दे, शॉप खरीद ले वगैरह वगैरह, तब करके हो सकता है। बट अज्यूमिंग दैट बी उनको क्या मान लेंगे, अपन मान लेंगे कांस्टेंट है। चलो इसको भूल जाओ, अब डन कर देते हैं। एमएसी अपना फॉल होता रहेगा एज यू कैन नाउ सी हियर। अब देखो, क्या इस एमएसी कर्व के अंदर शिफ्टिंग हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है। शिफ्टिंग कैसे होगी? अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है यानी कि अच्छा है, पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गई, डिमांड राइज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के लिए कम हो गई, ऑप्टिमिस्टिक बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैं, गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिव प्रोवाइड करवा दिया। ये लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, और वो कैसे होगा? यू कैन सी है, टैक्स बढ़ जाएंगे, इकोनॉमी में कुछ दिक्कत हो गई, अनसर्टेनिटी, और लेबर मार्केट वेजेस के, या फिर एक्चुअली में उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट का ही प्राइस बढ़ गया ड्यू टू सम रीजन, इन्फ्लेशन, इसके चलते एमएसी नीचे चला जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे अब यहाँ से जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते थे वो इस एक्सप्लेनेशन तक खत्म हो जाने चाहिए। एमईसी मेरी तरफ से डन। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये दोनों सेम है क्या? सेम नहीं है, अ बिट डिफरेंट हेयर येट दे आर इंटरलिंक्ड। कैसे? व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट? अगेन इन्वेस्टमेंट की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न आता है, वही वाला सिनेरियो है, लेकिन पढ़ो इसको यहाँ पे, ये क्या कैसे अलग है। Marginal efficiency of investment shows how much investment will be made at different interest rates. अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पे कितनी इन्वेस्टमेंट हम द प्रोड्यूसर विल इन्वेस्ट। इसे हम इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व से भी जानते हैं, और इसको डिराइव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एमईसी। यानी कि सबसे पहले आप ये डिराइव करोगे, एमईसी ऐसे करके बनाओगे। हमने यहाँ पे क्या देखा है कि बहुत सारे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अपन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मान के चलो ये पॉइंट, 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 हमारा जो आर था लेट्स से, वो सिर्फ यही वाला है जो अवेलेबल है, और हमें चाहिए कि एमएसी इनसे, इस वाले आर से ऊपर रहे, यही चाहिए हमें। तो हम इतने प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। मानते हो ये बात? लेकिन एमईसी क्या शो कर रहा है? सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शो कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यहीं से ही हम डिराइव कर सकते हैं एमईआई। कैसे? बस ये जो एक्सेप्टेड वाला पार्ट है ना, इसे कोई ऐसे करके आगे आगे ले जाओ, और यहाँ पे तुम्हारा बन गया, ये कुछ ऐसे करके बन जाएगा ऑलमोस्ट एमईआई। एमईआई सिर्फ वही शो करेगा जो एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट होंगे, ये नीचे वाला नहीं शो करता, एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ये है डिफरेंस। इजी, इसको एक बार हटाओ, नीचे चलते हैं। की पॉइंट इसमें क्या है, मतलब एमईसी और एमईआई में डिफरेंस क्या है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल कहलाता है एमईसी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कैपिटल बजटिंग के एग्जांपल से। एमईआई क्या है? क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। डन, इजी। कैसे ये दोनों रिलेट करते हैं? एमईआई डिराइव होता है फ्रॉम एमईसी, जैसे कि अभी हमने करके देखा। डन। अभी आप इसको देख भी सकते हो कि कैसे हम इसको बनाते हैं, चलो बना के भी दिखा देता हूं। ये मान के चलो कि एमईसी है,
ठीक है, दिस इज MEC। यहां से हम डिराइव कर सकते हैं बहुत आसानी से MEI। कैसे चेक करें? चेक करो बाबू, आ जाओ। MEC टेल्स एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ कैपिटल। यार एक बार देखूं मैं कि माइक मेरा ऑन है क्या? माइक ऑन है। 15 मिनट की हो गई थी क्लास, हो जाता अभी काम। चलो, MEC टेल्स एक्सपेक्टेड रिटर्न एज यू ऑलरेडी नो नाउ। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न शो कर रहे हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉट एब्सोल्यूट रिटर्न, एक्सपेक्टेड, अनुमानित। कंपेयर करेंगे हम MEC को विद इंटरेस्ट, ये पूरा जो है वो इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओनली दोज प्रोजेक्ट्स वर जिसका ये ज्यादा है आर एक्सेप्टेड, यानी कि हमारे यहाँ तक हमने ऊपर किया था, एक्सेप्ट कर लेंगे। टोटल एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं MEI, इन्वेस्टमेंट लेवल। ठीक है, तो ये यहाँ तक ऐसे करके बना लेंगे, ये पॉइंट बना के लो, ये MEI बन गया। इजी, डन। ये था हमारा इन दोनों का एक्सप्लेनेशन। एक टॉपिक जो मुझे आज करवाना था वो डन होता है। ऑलमोस्ट मुझे 3-4 टॉपिक करवाने हैं आज। पहला डन, दूसरा ज्यादा लंबी नहीं करूंगा क्लास को, 1 घंटे के अंदर अंदर करवाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स गो। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, कि पुराने ज़माने में जो पुराने वाले इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई और कैसे कीन्स ने इन्हें क्रिटिसाइज करके अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया। दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। और ये चीज़ तुम्हें हमेशा याद रखनी है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हमेशा। ठीक है, अगर तुम आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आगे जाके PhD भी करना चाहते हो, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। ठीक है, तो अभी फोकस्ड हो जाओ फिर से। वो तो ऊपर वाली तो ऐसी चीजें थी, दो ऐसी चीजें थी जो लर्न करनी थी ऑलमोस्ट, अभी समझनी है। चलो, तो ये बात करेंगे सबसे पहले कि पुराने वाले बंदों ने क्या सीन रखा था सामने अपने। ठीक है, जैसे कि मतलब क्या प्रोवाइड करवाया था, पढ़ें, रीड आउट करते हैं। आओ, क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया कि इकोनॉमी ना अपने आप से एक फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन पे रहती है। अगर गलती से भी ऊपर नीचे हो जाता है तो अपने आप रीस्टोर हो जाती है। अपने आप रीस्टोर कैसे हो जाती है? विद दी ऊपर नीचे ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। वो अभी हम आगे करने वाले हैं कि कैसे ऐसे होता है। तो उन्होंने ये बोला और उन्होंने कुछ अजम्पशंस रखी कि ऐसे ऐसे है तभी वैसे वैसे है। तो ऐसे ऐसे क्या है, पढ़ते हैं। और इन्होंने बोला कि अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट गलती से हो जाती है ना, तो वो टेम्पररी है, जानबूझ के है, और इट इज ड्यू टू वेज रिजिडिटी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो रही है तो वो वेज फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हो रही होगी। तो उनकी एक अजम्पशन ये भी थी, वेज फ्लेक्सिबिलिटी, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बोलते हैं सारे, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो ये समरी है, आप ये लगा लो, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इन कारणों की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इन कारणों की वजह से है। पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप नॉर्मल है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, इकोनॉमी सेल्फ एडजस्ट कर लेती है। तो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता लॉन्ग रन के अंदर, कोई भी जनरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है लॉन्ग रन के अंदर। सेकंड, परफेक्ट कंपटीशन बताया गया कि है लेबर मार्केट में और गुड्स मार्केट में, यानी कि प्राइसेस आर फिक्स्ड और सप्लाई बहुत ज्यादा है और उस प्राइस पे ही सप्लाई है जितनी भी है। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। तो इन्होंने ये बताया कि लेबर मार्केट और गुड्स मार्केट के अंदर परफेक्ट सिनेरियो है। ओके, इनकी थर्ड अजम्पशन थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि वेज एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो वेज फॉल करेंगे, क्योंकि बहुत लोग आर अवेलेबल, पीपल आर अवेलेबल टू हैव देम एज एन एम्प्लॉय, तो वेज गिर जाते हैं। वेज गिर गए, फर्म हायर मोर वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट आ गई ना फिर से वही लेवल पे। तो दैट्स हाउ दे वर सेइंग कि भाई अपने आप से रीस्टोर हो जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्लासिकल एग्जाम्पल या फिर अजम्पशन। नेक्स्ट है मनी इज न्यूट्रल। मनी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता इन चीजों पे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की चीजों पर, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला। किन्स ने क्या बोला होगा अभी हम बात करेंगे। फिर एक और अजम्पशन थी जो कि है सेविंग ऑटोमेटिकली इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि S इक्वल्स टू I, जो कि किन्स ने भी बोला था S इक्वल्स टू I हो सकता है, लेकिन उनका रीजन अलग था। यहाँ पे रीजन क्या है कि ऑटोमेटिकली S इक्वल्स टू I हो जाता है एंड द रीजन हियर इज इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने से।
ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं कैसे। तो सर ये सेज लो क्या है? ये सेज लो हमने बड़ा सुना है इसके बारे में, सेज लो के बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाई थी। वो फेमस स्टेटमेंट क्या थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे हाउस होल्ड्स हैं, नेशनल इनकम में पढ़ा था, प्रोड्यूसर लोग हैं, हाउस होल्ड्स विल प्रोवाइड प्रोड्यूसर लोगों को फैक्टर सर्विसेज। डन, ये लोग करते हैं फैक्टर सर्विसेज लेकर फुल प्रोडक्शन करेंगे। प्रोड्यूसर लोग विल प्रोवाइड हाउस होल्ड्स को इनकम, जिसे जनरली फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट भी बोला जाता है, नजरिया अलग है। अब देखो क्या हुआ है कि ये जो फैक्टर सर्विसेज दी थी इससे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हो गया, लेट्स से कि हो गया है 1 लाख का प्रोडक्शन। सिमिलरली प्रोड्यूसर लोग 1 ही लाख रुपए फैक्टर इनकम के रूप में हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करवा देते हैं। और हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं, तो ये स्पेंड भी करते हैं। तो 1 लाख रुपए के इन्होंने गुड्स वगैरह परचेज कर लिए, तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड सेम रहती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, तो दैट्स हाउ इट गोज। गेटिंग माई पॉइंट? अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्या सीन था। व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस, इनकम जनरेट होती है, एज यू कैन सी, इनकम स्पेंट होती है, खर्चा करा जाता है जैसे कि हाउस होल्ड्स ने किया। देयरफॉर डिमांड ऑटोमेटिकली इक्वल्स सप्लाई, है ना। तो यहाँ पे इस सिनेरियो से हमें ये पता चला कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। कितना इजी था ये समझना, लॉजिकली तो ठीक है भाई, सब सही चल रहा है ना। तो इसका इम्प्लीकेशन ये आया कि जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इम्पॉसिबल है लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। और क्या व्यू थे? क्लासिकल व्यू, सेविंग ऑलवेज इक्वल्स इन्वेस्टमेंट थ्रू इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट। दिस वाज द रीजन कि भाई इसके करके भी हमारी जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ये समझ लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हमारा LM कर्व, IS कर्व, इन सब का ज्ञान लगेगा, तो वो ज्ञान लेकर आना, समझ कर आना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। चलो अब देखो कैसे मैकेनिज्म इसका क्या है कि इंटरेस्ट रेट से कैसे एडजस्ट हो जाता है, यानी कि कैसे वापस S इक्वल्स टू I पर आ जाता है इकोनॉमी का लेवल, है ना। देखो कैसे, सबसे पहले ये समझो कि सेविंग्स बढ़ गई, है ना। दिस इज द सिनेरियो। अगर सेविंग्स बढ़ जाती है तो इसका मतलब है पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस, इजी। बट एक जगह पे क्या हो रहा है, दूसरे एंड पे क्या हो रहा है कि मोर फंड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सर कैसे? समझ नहीं आया। y इक्वल्स टू सी प्लस एस, एज यू नो, या तो कंजम्पशन पे जाएगा या सेविंग करेंगे। y इक्वल्स टू सी प्लस एस जनरली, जब गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर सेविंग हम बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिया, तो कंजम्पशन हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, यार तुम ये जो सेविंग बढ़ा रहे हो, अपनी जो तिजोरियों में पैसा रख रहे हो, ये तिजोरियों में पैसा रखने से भी तुम्हें ऐसा होगा यार ऐसे एम ही खाली पड़ा है, इसको भी देकर हम पैसे कमा सकते हैं, विच इज दी स्पेक्युलेटिव मोटिव अकॉर्डिंग टू द कीन्स थ्योरी, प्रेफरेंस लिक्विडिटी वाली, है ना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाली। डन। तो यहाँ पे क्या होता है फिर, अब सेविंग्स बहुत ज्यादा है लोगों के पास, लोगों के हाथों में पैसा है, दे आर होल्डिंग मनी। अब वो चाहते हैं क्या, आई मीन अब उनके पास पैसा ज्यादा देने के लिए बाहर, तो लोनेबल फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, ज्यादा है, यानी कि अब अवेलेबल है, आराम से अवेलेबल हो सकता है। अब देखो क्या होगा, स्टेप 2, इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा। फॉल क्यों कर रहा है सर? फॉल इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है पैसा भाई मार्केट के अंदर, जो बोरो करना चाहते हैं वो आसानी से बोरो कर सकते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट रेट विल फॉल, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स राइज होने के कारण इंटरेस्ट रेट फॉल करने लगेगा। दोबारा से, मतलब जिस भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। गेटिंग माय पॉइंट? रियल लाइफ में भी ये सीन है। तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इंक्रीज होने की वजह से इंटरेस्ट रेट फॉल होने लगता है, ठीक है। लोग होल्ड करके नहीं रख रहे पैसा, रखना नहीं चाह रहे, ऑल्दो उनके पास अभी है पैसा, तो वो इस पैसे को बाहर देकर पैसा कमाना चाहते हैं। दे वांट कि आर ज्यादा हो, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, बट बोरोवर्स आर ज्यादा होने पर बोरो ही नहीं करेंगे। तो जब आर ज्यादा है, बोरो नहीं करना चाहते हैं वाली सिचुएशन में सप्लाई इज ज्यादा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आने के लिए कि भाई लोग बोरो भी करें, आर कम होने लगेगा। इजी, दैट्स द लॉजिक। डन। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट राइज हो जाएगी। जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ, नाउ बोरोवर्स कैन बोरो मनी, क्योंकि आर इज द बोरोइंग कॉस्ट टू देम, तो वो अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे।
तो वही हुआ ना, ये सेविंग ज्यादा होने से ऐसा सीन चल रहा था यहाँ पे। अब क्या हुआ, इस चीज से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो अगेन एस ऐसे था और अब इसके बढ़ने से इक्वल टू ऐसे आ गया। डन, खत्म, इक्वालिटी रिस्टोर्ड हो गई। अब कीन्स आते हैं, है ना, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ग्रेट डिप्रेशन के बाद कीन्स के व्यू पॉइंट्स बहुत बहुत निकल कर आए और उन्होंने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाया। मैंने आपको पहले ही बताया, उनका सॉल्यूशन बेसिक यही था कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ और स्पेंडिंग बढ़ाओ अपनी इकोनॉमी के अंदर, सो एज टू रिवाइव द इकोनॉमी। ये उनका नटशेल के अंदर एक सुझाव था, सॉल्यूशन था। तो कीन्स आए, कीन्स ने क्रिटिसिज्म किया इन सारी चीजों का, बोला कि क्लासिकल थियोरी अनरियलिस्टिक है, सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। हो सकता है कि डिमांड इनसुफिशिएंट हो, है ना, डिमांड कम रह जाए क्योंकि पीपल टेंड टू सेव मोर, और जरूरी नहीं है वो सेव करने वाला जो पैसा है वो दे ही देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्यों ऐसा इन्होंने बोला, बिकॉज पीपल मे सेव इंस्टीड ऑफ स्पेंड, है ना, तो प्रोडक्शन से इनकम बना, इनकम से सेविंग हुई, है ना, क्योंकि कंजम्पशन इतना ज्यादा हमने किया नहीं, सेविंग हुई। डिमांड डेफिशिएंसी पॉसिबल, एडी गिरा क्योंकि उन्होंने सेविंग कर लिया। एडी गिरा कैसे यार, वाई इक्वल्स टू एस सी प्लस एस था, सेविंग उन्होंने ज्यादा कर ली, कंजम्पशन गिर जाएगा ना, एंड कंजम्पशन इज अ डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ एडी, तो एडी गिरेगा, एडी गिरा। अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल, एग्रीगेट डिमांड गिर गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन अब उतने लेवल का हो नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल। गेटिंग माई पॉइंट। तो दे आर सेइंग, मतलब कीन्स वाज सेइंग कि भाई सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता, ऑल्दो उन्होंने भी ये बोला कि एस इक्वल्स टू आई ही है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नहीं है। उनका रीजन क्या था, उनका रीजन था वाया इनकम चेंजेस। वो क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल प्लस में इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट है, इससे फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। और जो सेविंग्स है इट इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा सेविंग्स हो सकती है। नाउ गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया? ये पूरा बेसिक सार है, ठीक है। तो केन्स व्यू क्या थे, सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम, इनकम इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स। तभी तो मैंने पहले आपको ये करवाया, एमईसी समझाई ऊपर, है ना। तो अब समझ में आ रहा है चीजें कैसे कनेक्टेड है। सो दे आर इंडिपेंडेंट, क्या बोलता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक तरीके से। डन। फिर उन्होंने एक और अजम्पशन को इनकी उठाया और क्रिटिसाइज किया कि वेज फ्लेक्सिबल होने से ये मतलब नहीं होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है। वेज फ्लेक्सिबल होने से और वर्सन हो सकती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे, देखो, अगर वेजेस गिर जाते हैं तो वर्कर्स की इनकम गिर गई, इसका मतलब यही होता है जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी इनकम गिर गई, उनकी इनकम गिर गई तो वो डिमांड कैसे करेंगे, कंजम्पशन कैसे करेंगे उतने लेवल का, डिमांड गिर गई, डिमांड गिरेगी, प्रोडक्शन गिर गया, देन एम्प्लॉयमेंट में वर्सन। ठीक है, ऊपर उन्होंने क्या बोला था कि वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल एंड दैट इज द रीजन कि भाई ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है सिस्टम, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, ऐसा कीन्स ने बोला। तो क्लासिकल व्यू पॉइंट्स क्या थे इन समराइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल है, अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन कीन्स बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली नहीं होती है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि एक ऐसा पोजीशन जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन स्टिल एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। सेज लो यहाँ पे चलता था क्लासिकल में, यहाँ पे इनवैलिड है इस टाइम पीरियड के दौरान। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाती है वाया इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने से, और कीन्स बोलते हैं इक्वल होती है वाया इनकम। वेज फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर कर देती है एम्प्लॉयमेंट, दिस वाज द बेसिक रीजन, कोर रीजन फुल एम्प्लॉयमेंट होने का। और यहाँ पे वेज फ्लेक्सिबिलिटी वर्स कर सकती है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को, एज वी हैव स्टडीड हियर। डन। रोल ऑफ मनी यहाँ पे न्यूट्रल था, उसे अज्यूम किया था टू बी कांस्टेंट, और यहाँ पे रोल ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर मनी ज्यादा है बेसिकली मीन्स इनकम ज्यादा होगी, तो कंजम्पशन या फिर सेविंग्स भी ज्यादा हो सकती है, इट इम्पैक्ट्स सी और एस, है ना। तो मनी का रोल यहाँ पे है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करवाया, इन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया और एक टर्म प्रोवाइड करवाई। वो टर्म क्या थी, इफेक्टिव डिमांड। उन्होंने बोला ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो डिपेंड करता है ऑन इफेक्टिव डिमांड। एम्प्लॉयमेंट को ये समझ सकते हो आप लोग, प्रोडक्शन भी, है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है
तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। तो कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड पे। इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। जहां पे फर्म प्रोड्यूस करना चाहती है, वर्कर्स एम्प्लॉयड है, इनकम जनरेट होती है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। अगर इफेक्टिव डिमांड कम हो जाती है, विच इज डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड, तो हमें एक दूसरा लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम मिलता है जिसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सिंपल, डन। और इसका रीजन अभी बता दिया मैंने कि इफेक्टिव डिमांड अगर कम हो जाती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हमें मिलता है, ठीक है। इनका सोल्यूशन क्या था कि गवर्नमेंट जी शुड इंक्रीज द इफेक्टिव डिमांड। एडी को बढ़ाओ यार, ठीक है, एडी को बढ़ाओ। मान के चलो कंजम्पशन ठीक है, कंज्यूमर लोगों के हाथ में है, इन्वेस्टमेंट करो यार, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओ यार, यानी कि द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब यहाँ से मल्टीप्लायर इफेक्ट निकल कर आए तो मल्टीप्लायर इफेक्ट विल इंक्रीज दी बेसिकली दी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन दी सोसाइटी और इकोनॉमी, और वो देयर बाय प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगी, ऐसा इन्होंने बोला। दैट्स इट। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। 2-3 मेन टॉपिक हमारे डन होते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक आज की इस वीडियो का। आई होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करना, कोशिश करो कि चीज़ें याद रहें लंबे समय तक भी। और जो चीज़ें क्रैम करने के लिए है फ्रॉम एग्जामिनेशन पीओवी, क्योंकि अभी 11-12 दिन में ही आपका एग्जाम है, अगर आप 2026 के लिए पढ़ रहे हो तो चीज़ें कुछ आप लर्न याद वगैरह कर सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलो नाउ दिल थाम के और प्लस में अपने रिटेंशन वाली चीज़ें इंक्रीज करके रखो, क्योंकि अब जो ऐसी मतलब अब ऐसी चीज़ें आ रही है जो आपको लर्न करनी है, आई मीन क्रैम करनी है, ऐसा भी बोल सकते हो। नाम है लोगों के, इकोनॉमिस्ट्स के, और उनकी थ्योरीज हैं, और उन्होंने बोला क्या उन थ्योरी में वो है, वो तुम्हें लर्न ही करना पड़ेगा। तो जल्दी से करते हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर है ग्रोथ एंड फ्लक्चुएशन की थ्योरीज। तो बेसिकली वो किससे डील कर रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं बिजनेस साइकिल के बारे में यार। बिजनेस साइकिल की थ्योरीज भी इसे बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस साइकिल की थ्योरी भी इसे बोलते हैं। बिजनेस साइकिल करवाया हुआ है मैंने आपको, टाइम सीरीज वाले टॉपिक में करवाया हुआ है, अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाले यूनिट के अंदर एक ही वीडियो है, वो वन शॉट है, उसमें देख लेना। सिमिलर मतलब अभी भी करवा ही रहा हूँ मैं, आपको पता भी है ये स्टेजेस क्या होती हैं। कुछ साइक्लिक वेरिएशन की तरह चलता है हमारा बिजनेस साइकिल, आपको पता ही होगा। ये एक्सपेंशन, ये पीक है, पीक पॉइंट है जहाँ पे बूम हो रहा है, बूम बोल सकते हैं अपन इसको। ये एक्सपेंशन वाली स्टेज है, ये रिसेशन वाली स्टेज है, और रिसेशन वाली स्टेज अगर लंबे समय तक चलती है तो डिप्रेशन हो जाता है। देन ये रहा ट्रफ, यानी कि मिनिमम पॉइंट, दिक्कतें चल रही है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वगैरह वगैरह। सॉरी, क्या पता इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन भी हो सकता है ना, मतलब यहाँ पे मंदा है सिस्टम, और यहाँ पे अगेन पीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख लो एक्सपेंशन, यहाँ पे रिसेशन, तो ये चीज़ें चलता रहता है। और ये चीज़ हो जाएगी कि रिकवरी है, रिकवरी भी बोलते हैं इसको, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। डन। तो ये बिजनेस साइकिल है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ऐसे बोलते हैं कि ये बिजनेस साइकिल वाला सीन है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में उतार चढ़ाव आए, और ये कुछ फेजेस रहते हैं, और इनके कुछ कारण रहते हैं। तो क्या क्या कारण बताए इस फ्लक्चुएशन के अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने, वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। याद रखना, अभी मतलब क्रैम करनी है चीजें या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, तो जरूरी जो चीजें आपके लिए वो है ये 4 चीज, ये 4 ये कर लोगे एग्जामिनेशन पीओवी से तो डन हो जाएगा, ठीक है। तो वही करवा रहा हूं मैं जितना कोशिश, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके ना जो दिमाग है थोड़ा सा वो खाली रहे। मतलब जो सिलेबस हमारा कितना ही ज्यादा बड़ा है यार कॉमर्स का, तो जितनी चीजें मैं छुड़वा सकता हूँ वो छुड़वा रहा हूँ, कि तुम्हारा दिमाग भाई खाली रहे, और जितना भरा हुआ है उसको रिवाइज करते रहे, है ना। चलो, सबसे पहला है हॉट्रे, बोल सकते हैं हॉट्रे बिजनेस साइकिल थ्योरी। इनकी जो थ्योरी का नाम है वो है मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, कहने का मतलब है प्योरली मॉनेटरी थ्योरी है ये, ठीक है, मनी बेस्ड है। क्या बोला इन्होंने कि जो फ्लक्चुएशंस हो रही है ना बिजनेस साइकिल के अंदर, इट इज ड्यू टू चेंजेस इन बैंक क्रेडिट। जो क्रेडिट क्रिएशन करता है ना बैंक, मतलब वो अपने इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके, वो वाला सिनेरियो है। तो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स, बैंक चेंज करता है ना क्रेडिट का लेवल, उस पर डिपेंड करता है कि कैसा हमारा बिजनेस साइकिल रहने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट। क्रेडिट एक्सपेंशन होगा तो बूम होगी,
इकोनॉमी, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डिप्रेशन में जाएगी इकोनॉमी। डन। फिर नेक्स्ट है हायेक, या जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। ये इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, इनकी थ्योरी का नाम था ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। इन्होंने बोला देयर इज अ गैप बिटवीन टू थिंग, इंटरेस्ट रेट। वो दो इंटरेस्ट रेट कौन सा है, नेचुरल इंटरेस्ट रेट और एक है बैंकों वाला इंटरेस्ट रेट जिसे हम बोलते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो इन्होंने बोला कि एक गैप होता है यहाँ पे किनके बीच में, नेचुरल इंटरेस्ट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट के बीच में। इन दोनों के गैप से ही कुछ बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आती है। डन। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट विच इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल इंटरेस्ट रेट, या फिर बोल सकते हैं बैंकों का लैंडिंग इंटरेस्ट रेट, अगर वो कम या ज्यादा कर दिया जाए उसकी वजह से उतार चढ़ाव आ सकता है बिजनेस साइकिल के अंदर। तो फोकस वॉज अपॉन इंटरेस्ट रेट। गेटिंग माई पॉइंट। और ऊपर वाले में क्रेडिट पे है फोकस, मॉनेटरी टर्म्स पे है। ऑल्दो वो भी जो क्रेडिट क्रिएशन या ऊपर नीचे हो रहा है वो भी तो इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके ही हो रहा है ना, बट द फोकस वॉज अपॉन मॉनेटरी टर्म्स। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, तभी बताया है। नेक्स्ट, शम्पीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी, इनोवेशन की थ्योरी है। इनोवेशन थ्योरी इनका नाम है। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा बढ़ावा दिया था। इन्होंने बोला था कि जैसे ही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, न्यू आइडिया आ जाता है, न्यू इनोवेशन आ जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आती है, तो बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आती है। सिंपल। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह पे ज्यादा फोकस दिया इन्होंने। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये वाली, और इतना ही अभी के लिए आपको लर्न करना है। क्या पता मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाए तो इजीली वी कैन आंसर नाउ। नेक्स्ट है सैमुएल्सन की अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। इन्होंने बताया कि मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिल सकता है हमें। अगर कुछ भी चेंज आता है, लेट्स से आई में चेंज आ गया, जी में चेंज आ गया, तो देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, और उसका जो इम्पैक्ट है वो लंबे समय में हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे हो सकती है। सिंपल। तो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन इन्होंने बताया, मतलब बेसिकली थ्योरी इनका नाम है इस थ्योरी का, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने एक्सेलरेटर बोला, और साइक्लिक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। हिक्स ने क्या किया, हिक्स ने यही चीज को, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर को, प्लस इसमें एक चीज और ऐड कर दी। वो क्या था, सीलिंग एंड फ्लोर। सीलिंग का मतलब है, सीलिंग मतलब छत लगा लो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। फ्लोर का मतलब है फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते। तो फ्लोर इन्होंने यहाँ पे सेट किया कि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और सीलिंग इन्होंने यहाँ पे सेट किया कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिल्स लिमिटेड बाय सीलिंग। फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच गए, फिर से नीचे, फिर ऐसे, फिर से नीचे, ऐसे कुछ करके। ठीक है। तो हिक्स ट्रेड थ्योरी ये वाली थी, जिन्होंने मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर विद सम कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या था, ये प्राइस एंड फ्लोर लेकर चला। डन। ये आपको पढ़ना था। दिस इज डन बाय माय साइड। और पिछली वन शॉट आ चुकी है, उसको प्लीज देख लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे यहाँ से बनेगा एक दो क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हाँ इसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस वाज द वीडियो वन शॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। एंड मेरी तरफ से कॉमर्स के लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी वो डन होती है। एंड नाउ यू शुड प्रैक्टिस एज मच एमसीक्यूज एज पॉसिबल। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, और जो बच्चे मॉक्स वगैरह, यूनिट वाइज एमसीक्यू वगैरह और मेरी पीवाईक्यू ई बुक लेना चाहते हैं फॉर सीवीटीपीजी कॉमर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन नीचे दिए गए वाले नंबर पे। ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, मेरी जो एक लास्ट वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने बताया है कि लास्ट फ्यू डेज को कैसे आपको यूटिलाइज करना चाहिए, उसमें भी बताया है कि आप कैसे कुछ करके अवेल करवा सकते हो, मतलब ले सकते हो चीज़ें मुझसे। तो एक बार वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। लास्ट में चले जाना, उसके 8 to 14 मिनट्स के बीच में चले जाना, वहाँ पे तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। वीडियो का नाम मैंने बता दिया है कि लास्ट फ्यू डेज को यूटिलाइज कैसे करें। ठीक है। चलो, दैट्स इट गाइज। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मेरे को आपसे एक मतलब रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और एक ये कि जहाँ पर भी आप जाओगे, BHU, इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर, कहीं पे भी तुम लोग जाओगे, एडमिशन लोगे एमकॉम में, ट्राई करना यू रिकमेंड मी टू योर जूनियर्स। ठीक है। और और सीनियर्स एज वेल। अगर तुम्हें UGC नेट के एग्जाम देने हैं तो प्लीज ये जरूर से कर देना, अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है तो, और तुमने यहाँ से बेनिफिट उठाया है तो। बेनिफिट उठाया है तो देयर इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टू प्रोवाइड दिस थिंग इन
रिटर्न टू मी। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे कुछ और वन शॉट कर रहे होंगे या एमसीक्यूज कर रहे होंगे या फिर कुछ और टॉपिक कर रहे होंगे। सी यू देयर। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।